के साथ कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ऐसे नहीं है जिन्होंने उस संविधान की व्याख्या को उस हिसाब से समझा हो। ये दुर्भाग्य है इस देश का। एक बुद्धिजीवी होने के कारण से, एक सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री का लेक्चर प्रोफेसर होने के नाते से यह भी एक प्रश्न उठता है कि संविधान है क्या। हम सब पढ़ते हैं कि संविधान हमारा सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है और वो हस्तलिखित है। लेकिन मैं सभागार में जो साथी बैठे हैं, केवल 1 मिनट के लिए पूछना चाहूंगा, हस्तलिखित संविधान देखा है ऐसा कहने वाले कितने हैं? किसी ने हस्तलिखित संविधान नहीं देखा? 1-2 हाथ उठे हैं। तो ये संविधान के बारे में जो उदासीनता है, ये क्यों है? तो जब हम कहते हैं कि संविधान हस्तलिखित है, संविधान एक संविधान सभा ने बनाया, तो संविधान 2 तरीके से बना। 2 कलम उसमें काम कर रही थी। एक का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जिसको हम संविधान सभा और उसके अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, और दूसरी एक और कलम थी जिसको हम श्री नंदलाल बोस और उसकी टीम के नाम से जानते हैं। अब पहली टीम के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कुल मिला के 288 लोग उसके भागीदार थे। पूरे देश भर के थे। सभी राज्यों के जो विद्वान नेतृत्व करने वाले जो महानुभाव थे वो उस संविधान सभा के हिस्से थे। इस बात को सब जानते हैं। लेकिन दूसरी टीम के बारे में जानने वाला कोई भी नहीं है। नाम सुने हैं बस, केवल नंदलाल बोस का नाम सुना, केवल प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का नाम सुना कि उन्होंने तो हाथ से लिखा और उनकी टीम ने कुछ चित्रकारी की। तो ये 2 कलमकार थे। दोनों कलमकारों ने अलग अलग प्रकार के विचार वो इस देश के सामने प्रस्तुत किए। जो पहली कलम थी जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, उस संविधान सभा ने कानून का शासन स्थापित हो ऐसे एक दस्तावेज का निर्माण किया। उनके द्वारा जो नीतियां, जो सिद्धांत, जो विचार, जो व्यवहार समाज में प्रस्तावित किए गए, वो केवल शासन और प्रशासन को दिशा देने का काम करने वाले थे। सामान्य नागरिकों का उससे दूर दूर तक संबंध नहीं था। इसलिए हम केवल संविधान में दिए गए अधिकार और थोड़े से कर्तव्यों की बात करते हैं। बस हमारा संविधान माने अधिकार और कर्तव्यों का एक सुमेल, एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं नंदलाल बोस और उसकी टीम की, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने तो भारत के जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी, जो उन्नत संस्कृति और सभ्यता थी, और जो 1500 सालों का जो संघर्ष गुलामी का और स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां, वो संविधान पर दर्शाई है। आपके सामने जब आपके हाथ में एक बुकलेट है, पैम्पलेट, वो एनवेलप है, उसमें एक बुकलेट है। उस बुकलेट को बाद में देखना, अभी मत देखना। उस बुकलेट पे संविधान के ऊपर 24 जो फोटो छपे हुए हैं वो आपको दिया गया है, और उससे पहले पेज पे एक संदेश भी लिखा गया क्यों दिया गया है, आपको कॉपी क्यों दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 कलमों ने अलग अलग विचार दिया। एक ने हमारा भूतकाल और वर्तमान बताया, और दूसरी कलम ने हमारा भविष्य बताया। तो दोनों कलमकारों को हमारे को पता होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो फिर हम ये कह पाएंगे कि हाँ,
हम संविधान के बारे में कुछ जानते हैं। बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस टीचर, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, LLB, LLM जो भी हमने किया है वो हमने एकेडमिकली किया है। संविधान को समझा नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। तो ये जो अभियान है, ये जो जागरूकता है, ये जागरूकता इसी बात की है कि संविधान के दोनों हिस्से कैसे समाज में स्थापित किए जाए, दोनों हिस्सों को एक साथ कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में जागरूकता है। अब केवल एक आखिरी भाग के बारे में मैं बात करता हूं। संविधान का जो सबसे आखिरी भाग है, जिसको भाग 22 बोलते हैं, उस 22 भाग का नाम है संक्षिप्त नाम और परिचय। और उसमें 2 चित्र छपे हुए हैं। उसमें पहला चित्र है, एक नाव है जो स्मूथ है, दूसरी नाव है जो टाइटैनिक जैसी है। जब समुद्र में तूफान आता है तो जैसे नाव हिचकोले खाती है, कभी इधर जाती है कभी इधर टहलती है, ऐसे 2 चित्र हैं। ये भारत का वर्तमान और भविष्य है। ऐसा मैं ऐसा इंटरप्रेट करता हूं, ये भारत का वर्तमान और भविष्य है। 1947 में जब हमने आजादी ली तो ये आया कि हमने ये जो नाव स्मूथ चल रही है, अब ये हमारे को गुलामी का जो एक धब्बा था वो हमारे ऊपर से हट गया है। अब हम स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र रूप से सांस ले पाएंगे, अपना विकास, अपना विस्तार अपने हिसाब से कर पाएंगे। ये वो स्मूथ नाव बताती है। लेकिन जो हिचकोले खाते हुए नाव है, वो क्या कह रही है? तो वो ये कहने को भविष्य बता रही है। 1500 साल की गुलामी के बाद इस देश में जो बुराइयां, कुरीतियां और समस्याएं पैदा हुई, वो ये डगमगाती हुई नाव है। ये समस्या, चुनौतियां हैं भारत के सामने। इन चुनौतियों से निकाल कर ही भारत को एक दोबारा से शिक्षित, सभ्य, संस्कारित और विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाने वाला भारत होगा। पहले उनको निकालना पड़ेगा। अब ये बुराइयां क्या है, कुरीतियां क्या है, समस्याएं क्या है, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। तीनों के अलग अलग भाव भी अलग अलग हैं। तीनों को एक जैसा नहीं मान सकते। तो दहेज प्रथा है, तो बाल विवाह है, तो जातिवाद है, तो अस्पृश्यता है, तो भ्रष्टाचार है, तो भेदभाव है। ये सारी की सारी बुराइयां हैं, समस्याएं हैं और कुरीतियां हैं। कैसे निकालोगे? ये थॉट था नंदलाल बोस और उसकी टीम का कि दिस इज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द शोल्डर ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ दिस कंट्री टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, टू गिव द सेफेस्ट प्लेस टू दिस कंट्री। लेकिन समय अपने हिसाब से चलता है। इस देश का दुर्भाग्य शायद ये रहा होगा कि आज 76 साल के बाद भी अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ऐसे नहीं है जिन्होंने उस संविधान की व्याख्या को उस हिसाब से समझा हो। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि उन फोटो के आधार पर नंबर नहीं मिलते, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई पढ़ता नहीं है। जिस दिन वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा, जिस दिन उसके आधार पर नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे, ग्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन उन चित्रों को उस भाग के साथ कोरिलेट करने का जो एक टेम्परामेंट है वो शुरू हो जाएगा। ऐसा एक हमारा मानना है। तो जो जागरूकता है, ये संविधान के चित्र, संविधान का भाग, अधिकार और कर्तव्य है, इन दोनों के बीच में जागरूकता का अभियान है।
ग्रस्त हैं। दो तरह के परिवारों की कल्पना आपके सामने रखता हूं। एक परिवार है जिसमें 4 भाई हैं और चारों के चारों भाई केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं। वो घर कैसा होगा खुद समझ के देखना। दूसरा एक और परिवार है, 4 भाई हैं लेकिन चारों के चारों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, संवेदित हैं और उनके साथ खड़े रहने का भाव रखते हैं। तो वो परिवार कैसा होगा? दोनों परिवारों का जो अंतर है वही अंतर इस देश का है। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो हमारा काम है बुराइयों को और रोज रिवॉल्यूशन करना, वो हमारे अधिकार है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये आके नहीं कहती कि इस बुराई का खत्म करने का जिम्मा मेरा है, मैं इसका एक पक्ष बनूंगा और इस बुराई को समाप्त करने में अपना योगदान दूंगा। ऐसा कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश मेरा है, ये अटैचमेंट शुरू ही नहीं हुआ। जैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया से लैंड करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो वो टिकट सबसे पहले वहीं फेंकते हैं जहां उसको नहीं फेंकना चाहिए। और जैसे ही दिल्ली से जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो अपने आप को चाक चौबंद कर लेते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे मेरे को यहां फाइन लगवाना पड़े। देश का नाम रोशन होना, खराब होना तो विषय आता ही नहीं है। मेरे को असुविधा ना हो, ये भाव सामान्यतः दिखता है। अब जब हमने ये, और हमारा इसका एक मुख्य काम है ओलंपियाड। मैं पेशे से वकील हूं, ओलंपियाड चलाना मेरा पेशा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों एक बार किसी सभा में सुन लिया कि संविधान पे चित्र छपे हुए हैं। जिज्ञासा हुई कि पता नहीं ये जो महानुभाव कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो संविधान मंगाया। संविधान पार्लियामेंट में मिलता है, सब ले सकते हैं, तो पार्लियामेंट से मंगवाया। फिर संविधान सभा की डिबेट में हो सकता है चित्रों के बारे में कुछ लिखा हो कि ये चित्र संविधान के इस भाग में क्यों आए। हो सकता है संविधान सभा के सदस्यों ने कोई ऐसा चर्चा की हो, तो वो क्या उनके पीछे का विजन था, तो संविधान सभा की डिबेट्स मंगवाई। अब 17,500 पेज की हिंदी की डिबेट है, 17,500 16,000 की इंग्लिश की डिबेट है, सारी पढ़वारी। कहीं भी चित्रों का पाठ के साथ क्या कोरिलेशन है, कोई मिला ही नहीं। लेकिन पता नहीं दिमाग में क्यों एक जिज्ञासा सी आई कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो उसके बाद फिर अध्ययन शुरू हुआ और वो कन्वर्ट हुआ ओलंपियाड में। ओलंपियाड में जब कन्वर्ट हुआ तो उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ये समस्या थी। तो क्या हम संविधान के आर्टिकल्स पर आएंगे? तो नहीं, वो मेरा काम ही नहीं है। तो फिर ध्यान में आया कि हम केवल अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। तो हमने कहा बड़ा व्यक्ति जिसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी है, वो जब सवेरे घर से निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि शाम को जब घर जाएगा तो बच्चे की फीस के लिए 2 रुपए कमा के लेके जाने हैं, दूध के पैसे कैसे जाएंगे, किराए के पैसे कैसे जाएंगे, बिजली के बिल के पैसे कैसे जाएंगे, ऐसा उस सामान्य व्यक्ति का भाव रहता है। आपके लिए भी यही है, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको लगता है कि महीने में पैसे आ ही जाएंगे। जब महीने में पैसे आते हैं तो फिर उसका जो बाइफर्केशन है, ये दूध वाले के गए, ये बिजली वाले के गए, ये राशन वाले के गए, ऐसा होता ही है सबके साथ। तो मतलब कहने का ये है कि जो बहुत सारे संस्कार हैं इस समय अपने अंदर विकसित करना मुश्किल सा लगता है। तो फिर कौन सा वो ऑडियंस है जिसके अंदर संस्कार भरने की जरूरत है? कौन सा ऐसा वो समाज है जिसको कर्तव्य परायण बनाने की आवश्यकता है? तो ध्यान में आया कि जिसको ना भी दूध की चिंता है, जिसको ना भी बिजली की चिंता है, ना बच्चे की फीस की चिंता है,
तो वो जो 6 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको संस्कारित करना चाहिए। जब वो संस्कारित होगा तो शायद आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद वो देश के बारे में सोचना प्रारंभ करेगा। मैं भी आज 52 साल का हूं, पिछले 3 साल से ये अलग जगी है। इससे पहले केवल एक ही काम करता था जो आप सब लोग करते हैं, पैसा कमाना, और कोई विजन नहीं था। तो भाव कब आपके अंदर जगेगा इसके बारे में कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन हमने कहा कि वो बच्चा अभी इसको शुरू करेगा, उसको ये बातें डालना शुरू करेंगे। तो पिछले साल जो हमने ओलंपियाड चलाया उसके 5 फोकस बिंदु थे: सत्य, ईमानदारी, त्याग, समर्पण और देशभक्ति। 5 मोटे मोटे शब्द हैं, आज समाज में दिखते कहीं नहीं है। कोई व्यवहार तो बहुत दूर की बात है, सुनना पसंद भी नहीं करता है। तो फिर हमारी टीम ने कहा कि ये मोटे मोटे शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। तो बदल के फिर हमने किया नागरिक कर्तव्य। जो संविधान में आर्टिकल 51A स्पेशल जो जोड़ा गया, क्योंकि जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें वो शासन को दिशा निर्देश देता है कि आपने नागरिकों के लिए ये सुविधाएं करवानी चाहिए। आप उनको स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, खाना देंगे और बाकी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन वो भी नागरिकों के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन कास्ट नहीं करता। लेकिन जो आर्टिकल 51A है वो ऑब्लिगेशन कास्ट करता है नागरिकों के ऊपर। उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार भी किसके बारे में करना चाहिए। जब वो संविधान की बात करता है, संवैधानिक संस्थाओं की बात करता है, तिरंगे की बात करता है, तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिनों का भी योगदान हुआ उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में श्रद्धा सम्मान बननी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की तो वो 1857 के बाद ही नहीं शुरू होता। तो महाराणा प्रताप, वो शिवाजी, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन सबके फोटो भी संविधान पे है। तो वो भी उस गुलामी के कालखंड से निजात दिलाने का काम कर रहे थे। तो पूरी जो हमारी लेगेसी है उसके बारे में पता हो। आज स्कूल वाले हो वो गर्व से कहते हो कि हम तो एसडीजी गोल्स की बात करते हैं, क्योंकि वो यूएन ने बताया 1948 में। और वो एसडीजी गोल उठा के देखना क्या है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे प्रकृति की रक्षा करना, कैसे पर्यावरण का संरक्षण करना और कैसे अपने जल संसाधनों का संरक्षण करना, यही एसडीजी गोल है, जिनको हमारे पूर्वज कहते कहते इतने बड़े ग्रंथ लिख गए। उनकी मान्यता नहीं है, एसडीजी गोल की मान्यता है, क्योंकि मानसिकता गुलामी की है। स्व के बाद भी अपने आप को गुलाम मानसिकता से निकाल नहीं पाए हैं। तो ये जो अभियान है ये उन बच्चों में स्व का भाव कैसा जागृत हो, ये करने के लिए अभियान है। वैसे तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीच में है, उन्होंने भी नागरिक कर्तव्यों का एक पैम्फलेट आपके लिए तैयार किया। वो अपने वक्तव्य में उनको बताएंगे भी कि वो अपने स्कूल में कैसे करते हैं, कैसे छोटे छोटे कामों के माध्यम से, और वो बच्चों में वो जो संस्कार जो अभी छूटते जा रहे हैं उनको भरने का काम करती हैं, वो बताएंगे ही। लेकिन एक छोटा सा एक और जो हमने शुरू करने का मन बनाया, जब आपके स्कूल खुले तो बच्चा एक पौधा अपने साथ लेके आए, उस पौधे पे वो चित्र लगा के लेके आए जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, दादा हो सकती है, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपके स्कूल में 5 माली भी हो सकते हैं, लेकिन उस पौधे को कोई माली नहीं छुएगा। जब तक वो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा
तब तक उस पौधे को, उस पेड़ को वो बनाए रखेगा, उसमें खाद, उसमें पानी, उसमें जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो बच्चा पूरी करेगा। ऐसा अभियान का एक हिस्सा है। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या होगा कि जो पेड़ संभालेगा वो दादी को भी संभालेगा, जो पेड़ संभालेगा वो दादा को भी संभालेगा। तो जो आज अपने पूर्वजों के बारे में सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है, संवेदनशीलता बची नहीं है, और उस तरह बहुत सारे दादा दादी तो ऐसे होंगे जिनके पास पोता आता भी नहीं है या पोती को आने भी नहीं दिया जाता है, तो कितना इमोशनल वो रहने वाला है वो समय बताएगा। लेकिन एक गतिविधि इस अभियान की ये भी है। तो ये जो अभियान है, अब मैं 3 बातों में इस अभियान को अपना पूरा करता हूं कि पहला अभियान है दोनों कलमों के बारे में जानकारी लेना। जिन्होंने कानून का शासन दिया वो भी, और जिन्होंने धर्म का शासन की स्थापना करने की बात की वो भी। यहां मैं जो धर्म के शासन की बात करता हूं तो मेरा अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। मेरा मतलब है मानव धर्म। वो किसी भी आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिनको धार्मिक व्यवस्था बोलते हैं, मैं अपने शब्दों में उसको पंथ व्यवस्था बोलता हूं। वो कभी विस्तार से पंथ में और धर्म में मेरा जो डिफरेंस है वो कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन जो मनुष्य के आचरण से संबंधित जिस व्यवहार की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की, उसको स्थापित करने का काम नंदलाल घोष ने किया। तो पहला अभियान का हिस्सा है दोनों कलमकारों के बारे में जन जन तक जानकारी देना। इसलिए क्या लिखा है, महान राष्ट्र भारत के मानवीय मूल्यों और संस्कारों को हर हृदय में जगाना है। यह पहला अभियान है। दूसरा अभियान है जो संविधान में चुनौतियां हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, उसका केवल एक बीज डालना, सीड डालना, और वो समस्याएं कैसे आएंगी, कैसे समाधान होगा, उसका समय समय पे बताएंगे और उसका कोई आपको डॉक्यूमेंट भी देंगे। और तीसरा अभियान का हिस्सा है कि नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का आभास बढ़ना चाहिए। अब अगर स्कूल ने गलती से ये कह दिया, यहां बैठे हो किसी भी अध्यापक ने, प्रिंसिपल ने, कि कल आना है, पेड़ लगाना है, या जो सफाई अभियान है वो करना है, तो आप अभी आप सरकारी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में टीचर होंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा आपको ये कहे मम्मी आज कल स्कूल में ऐसे करना है, जाके ऐसा बताया है, क्यों भाई तुम्हारे मालिक आ गए, क्यों भाई तुम नौकर हो क्या, ये सामान्य भाषा है। क्यों भाई पैसा इसलिए देते हैं कि तुम्हारे स्कूल वाले काम कराएंगे। लेकिन अगर कोई स्कूल का प्रस्ताव लिखवाए कि आप अपने स्कूल के बारे में प्रस्ताव लिखो, ऐसे लिखो, और फिर बाद में बच्चे से पूछे कि आपका क्या है इस प्रस्ताव में, इस स्कूल में, मेरा स्कूल अच्छा है, 5 बिल्डिंग में बना हुआ है, 400 टीचर हैं, 2000 बच्चे हैं, इतने माली हैं, इतने कमरे हैं, इतनी एसी है, इतनी प्लेसमेंट है, तो बच्चा क्या मिला उसमें, बच्चा का योगदान क्या है, बच्चा उसके साथ जुड़ता कैसे है, जिसको आई टू आई कॉन्टेक्ट और दिल हार्ट टू हार्ट जो रिलेशन बोलते हैं वो तो बना ही नहीं, सब कुछ कमर्शियलाइजेशन में है। और उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, स्कूल से निकलता है तो उसके घर से कोई संबंध नहीं है, कहाँ उसका खिलौना पड़ा है, कहाँ बैग पड़ा है, कहाँ मम्मी की कटोरी पड़ी है, कोई मतलब नहीं है उसको, गली में किसके में क्या पड़ा है कोई मतलब नहीं, तो सेंसिटिविटी हमने कभी जलाई ही नहीं। तो हमारे जो अभियान के हिस्से हैं, बच्चे के अंदर समाज के बारे में सेंसिटिविटी कैसे पैदा हो, ये देश मेरा है, ये धरा मेरी है, ये गगन मेरा है, तो इसको संरक्षित, संवर्धित और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी तो मेरी है। ये भाव तो किसी ने दिया ही नहीं। तो ये मैं बड़े उत्साह के साथ कह सकता हूं कि जो ये अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज का जो प्रांगण है, जो सभागार है, हो सकता है वो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद लोगों के ध्यान में आए कि ऐसा कोई अभियान वहां से हमने शुरू किया
था और उस अभियान में ऐसा ऐसा किया था और उसका परिणाम आज ऐसा दिख रहा है। तो दो बातें और कह के मैं अपनी पूरी करूंगा। वो अपेक्षा मैं आपसे जो कर रहा हूं, 100 सैल्यूट की सजा देने के बाद 100 सैल्यूट खुद भी लेने होते हैं। जब हम नागरिक कर्तव्यों को बढ़ाने की बात करते हैं तो खुद ही आगे आना पड़ता है। पानी भी पैदा नहीं हो सकता जब तक ऋषि धौम्य नहीं होंगे। शिवाजी नहीं पैदा हो सकता तो मां जीजाबाई नहीं होगी, तो कृष्ण नहीं पैदा होंगे, संदीपन नहीं होंगे, तो गुरु तेग बहादुर नहीं हो सकते अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, तो शिवाजी नहीं है अगर रामदास है नहीं है, तो अब आपको अपनी अपनी जो तुलना है वो किसके साथ करनी है वो बनना पड़ेगा। यह अभियान केवल उन बच्चों के लिए नहीं है। मैं बहुत सारे जब टीचर से प्रिंसिपल से बात करता हूं या जब हम पढ़ते थे तो तब भी वही होता था, सबके साथ ही होता है। आप पढ़ाते तो आपके बारे में भी होगा, आपके सबके निकनेम होंगे ना, आपकी कोई ना कोई हाथ की एक्टिविटी, बालों की एक्टिविटी, साड़ी की एक्टिविटी को बच्चा देखता होगा ना। इसका मतलब टू सम एक्सटेंट यू आर द रोल मॉडल ऑफ द स्टूडेंट। होंगे कि नहीं होंगे? तो रोल मॉडल हम हैं, लेकिन रोल मॉडल क्या देश के विकास के लिए भी हो सकते हैं क्या? क्या उस बच्चे के जीवन में थोड़ा सा अंतर करने के लिए भी हो सकते हैं क्या? कि उस बच्चे का डाइवर्जन कहां जाने वाला है? तो मैं केवल इतना निवेदन करते हुए कि ये अभियान केवल सिंगल साइडेड नहीं है, ये केवल कानून के शासन के लिए नहीं है, ये केवल परम उपदेश कुशल बहुतेरे उसके लिए नहीं है, ये तो दोनों तरफ का संवाद है। मेरा भी है, तेरा भी है, तो दोनों तरफ का संवाद बनेगा तो वो जो रिलेशन बनेगा, जो संस्कार देने का जो भाव बढ़ेगा, वो इस देश को दोबारा से विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने में बिल्कुल एक मील का पत्थर बनेगा। तो मैं आखिर में केवल इतना ही कह के अपनी बात पूरी करता हूं कि ये जो विश्वरूप ओलंपियाड है, ये दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल से नोटिफाई किया है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होंगे यहाँ बैठे हुए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, जिसमें नहीं किया होगा, लेकिन इस पत्र में आपके नीति डिस्ट्रिक्ट का एक लेटर भी हमने दिया है जिसमें 2 बातें कही हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला सारा बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ी सी फीस है, तो उसमें हमारा निवेदन ये है अगर 50% नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, तो 50% की जरूर कोशिश करें ताकि हम उस अभियान में आगे बढ़ सके।